एमए चतुर्थ सेमेस्टर में आज हम लोग अज्ञेय जी की कविता हिरोशिमा पढ़ने जा रहे हैं। और हिरोशिमा दुर्घटना पर आधारित एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म हम लोग अपने बच्चों को पहले दिखाएंगे। उसके बाद ये कविता हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ताकि बच्चों को थोड़ा पृष्ठभूमि मिल जाए कि हिरोशिमा में एक्चुअल में हुआ क्या था। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। लोगों ने वीडियो देखा है ना, एक शॉर्ट फिल्म दिखाई आप लोगों को वीडियो में, जिसका शीर्षक क्या था? हिरोशिमा ना, शॉर्ट फिल्म थी। और हिरोशिमा किस लिए प्रसिद्ध है? वहां क्या हुआ था? हाँ, बम ब्लास्ट हुआ था। तो कौन सा बम ब्लास्ट हुआ था? परमाणु बम, न्यूक्लियर बम, है ना। ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, है ना। और पूरे विश्व में युद्ध छिड़ा हुआ था। जापान काफी अच्छी स्थिति में था और जापान ने अमेरिका में हमला कर दिया था। अमेरिका के नौसेना अड्डा पे हमला किया, उसके कई जहाजों को नष्ट किया। युद्ध में आप कह नहीं सकते कि कौन सही है कौन गलत है। जब आप अंधा युग पढ़ेंगे तो अंधा युग एपी के सिलेबस में अंधा युग में बहुत अच्छी बात कही गई है ना, कि कृष्ण कहते हैं कि मैं सत्य का साथ दे रहा हूं। अंधा युग शुरू होता है प्रभु की श्राप के बाद, प्रभु की मृत्यु के बाद शुरू होता है अंधा युग जो रचना है। और फिर एनालिसिस विश्लेषण शुरू होता है। तो गांधारी कहती है कि धर्म किसी और नहीं था, लेकिन दोनों ही ओर क्या मारा गया? धर्म मारा गया। दोनों ही पक्षों ने छल किया, अत्याचार किया। तो युद्ध में आप ये नहीं कह सकते कि ये सही है ये गलत है। आप कौरव पांडव का युद्ध देख लीजिए। कौरव बदनाम जरूर है कि दुर्योधन ने ये किया वो किया, लेकिन कर्ण को किस तरह से मारा गया, दुर्योधन को किस तरह से मारा गया, वह भी तो छल था। पहले कौरवों ने छल किया, बाद में पांडवों ने छल किया। जयद्रथ को भी धोखा देकर मारा गया, माया का सहारा लिया, है ना। तो वही है कि युद्ध में आप नहीं कह सकते कि कौन नीति नियम से लड़ रहा है, कौन धर्म के लिए लड़ रहा है। यहाँ तक कि धर्म के लिए लड़ने वाले भी अधर्म के लिए लड़ते हैं। कर्ण को कैसे पराजित किया? पहले उसका कवच कुंडल छीन लिया, उसके पास अमोघ अस्त्र था, उसका प्रयोग घटोत्कच को रात में आक्रमण करा दिया गया, कर्ण से बिल्कुल निशस्त्र कर दिया गया। उसके बावजूद कर्ण को जब नहीं हरा पाए तो कर्ण जब रथ का पहिया निकाल रहा था तब कर्ण पर आक्रमण किया गया, वार किया गया। तो यही है। हिरोशिमा नागासाकी भी आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा कि अमेरिका के प्रति आपके मन में रोष उमड़ आएगा, लेकिन जापान ने पहले उनके नौसेना अड्डे पर भी हमला किया था। मैं नहीं कह रहा हूँ कौन सा पक्ष सही था कौन सा पक्ष गलत था, लेकिन हिरोशिमा, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ये मानव इतिहास का अद्भुत क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है, गौरवमय क्षण है, उपलब्धि है। वो उस समय उनको उपलब्धि लगा होगा कि एक विश्व युद्ध चल और एक बम गिराने से आप विश्व युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन उस एक बॉम्ब ने किस विभीषिका को जन्म दिया। और 6 अगस्त को हिरोशिमा पे पहला बम गिरा था, परमाणु बम दुनिया का, है ना, जिसका नाम था लिटिल बॉय। उसके बाद 3 दिन बाद नागासाकी में 9 अगस्त को बम गिरा जिसका नाम था फैटमैन, है ना। तो एक ही नहीं, अभी आप लोगों ने मूवी देखी, सिर्फ हिरोशिमा की कहानी थी। सोचिए, जिस देश के लगभग 1,30,000 लोग मारे गए हों, उसके 3 दिन बाद फिर से उस देश पर एक और परमाणु बम गिरा दिया गया 9 अगस्त को। 6 अगस्त और 9 अगस्त, ये ऐसी तिथियां हैं जिसको मानव इतिहास की आज के समय में उपलब्धि तो नहीं कह सकते, मानव इतिहास का कलंक कह सकते हैं, है ना। और इसके पहले जब युद्ध होता था दो देशों के मध्य, तो हमेशा सैनिक मारे जाते थे। युद्ध कहाँ लड़ा जाता था? सीमाओं पर लड़ा जाता था। लेकिन ये पहला विश्व युद्ध था जिसमें आम नागरिक मारे गए। जैसे हम लोग कल फेयरवेल सेलिब्रेट करने वाले हैं। सोचिए कि भारत पाकिस्तान में युद्ध चढ़ा है, कोई बॉम्ब आया और तमनार में गिरा दिया। हम लोग बॉर्डर पर लड़ रहे हैं क्या? नहीं। तो विश्व युद्ध में ऐसा ही हुआ, शहरों पर बम गिराए गए, गांवों पे बम गिराए गए, लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए। और इस विश्व युद्ध का पूरा प्रभाव साहित्य पर पड़ता है। जो आप लोग साहित्य में लघु मानववाद का उदाहरण पढ़ेंगे, कुंठा, हताशा, निराशा पढ़ेंगे, अस्तित्ववादी दर्शन पढ़ेंगे, इस सब का प्रभाव, इस घटना का प्रभाव पड़ा है। एक बम आता है और पूरे शहर को समाप्त कर देता है। मिनटों में देखो लोग जल जाते हैं, भाप बनकर उड़ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक सनकी व्यक्ति किसी देश का राष्ट्रपति था, उसने आदेश दिया कि आप बम गिराकर युद्ध समाप्त करो। सैनिकों के बीच लड़ा जा रहा था, सैनिकों के बीच युद्ध होना था, आप आम नागरिक को क्यों मार रहे हैं? और
उसके 9 अगस्त को जब दूसरा न्यूक्लियर बम गिरा तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, है ना। तो ये दोनों इतिहास की विध्वंसक घटनाएं हैं जिसमें लाखों निर्दोष नागरिक मारे गए। निर्दोष, इस शब्द को समझना बहुत जरूरी। और उसने एक अस्तित्ववाद दर्शन को जन्म दिया जिसमें समझ में आया कि मानव परिस्थितियों का दास है। पहले कहते थे मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, वो जो चाहे कर सकते, लेकिन समझ में आता है कि नहीं, हम जो चाहे नहीं कर सकते हैं, हम निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं। हम अचानक से बैठे हैं, कुछ सेलिब्रेट करें, किसी का बर्थडे, किसी सनकी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को दिमाग से रखते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देते हैं और आप मर जाते हैं बिना किसी गलती के। लघु मानववाद की मानव लघु है, वो सबसे नहीं लड़ सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब से कैसे लड़ेगा, है ना। तो इन सब अवधारणाओं ने साहित्य को जन्म दिया। इन घटनाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध इस तरह से समाप्त हुआ था। तो ये कविता उसी पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, हिरोशिमा के घटना को आधार बनाकर ये कविता लिखी गई है। मैंने वीडियो इसलिए दिखाया ताकि आप लोग उस विध्वंसिका को समझ सके कि कैसे पूरा का पूरा शहर धूल का गुब्बार बन जाता है, लोग भाप बनकर उड़ जाते हैं। मतलब आप किचन में खाना बनाते हैं, एक तेल छिड़कते हैं, आपके मुंह से आह निकल जाती है ना। या फिर आप गर्म तवा को छू लेते हैं, आप तुरंत हाथ हटाते हैं। और वो तो सोचिए न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, कितने कितने सूरज के समान गर्मी, भीषण गर्मी। अभी टेम्परेचर होगा 45 डिग्री 47 डिग्री, आप लोग क्या करते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, घर में कूलर के सामने बैठे फिर भी परेशान है। और सोचिए पूरा शहर जलने लगा, कई 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 डिग्री टेम्परेचर, कितना 1000 डिग्री टेम्परेचर, हजारों में पहुंच गया था उस शहर का तापमान। सब कुछ भाप बन गया, का मोबाइल ये वो मनुष्य पूरा भाप बनकर उड़ गया। ये थी महानतम त्रासदी, है ना। और जैसा कि कवि का कर्तव्य है ना, एक जो लाइन है मुझे कविता के लिए, कवियों के लिए बहुत पसंद है, मैं कई क्लास में कोट करता हूँ अलग अलग क्लासेस में, कि लोग यह नहीं कहेंगे कि वह समय अंधकार का था, लोग पूछेंगे कि उस समय के कवि चुप क्यों थे। मतलब कवि का जो कार्य वह क्या है, समाज में कुछ भी गलत होता है उसके खिलाफ आवाज उठाना। आप कवि हैं, आप लेखक हैं, और आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आपके कवि या लेखक होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत ही संवेदनशील घटना थी और उस पर अज्ञे की ये कविता है। और आप लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपका जो धर्म है उस संवेदना को, उस पीड़ा को महसूस करना। अपनी पीड़ा हर कोई महसूस करता है, लेकिन आप साहित्य के विद्यार्थी तभी कहलाएंगे जब आप दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के दुख में रो सके, दूसरों की पीड़ा को समझ सके। आप जापान के नागरिक ना होते भी जापानियों के लिए रोते हैं तो आप एक साहित्य के विद्यार्थी हो। साहित्य कोई सीमा नहीं जानता। आप लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं, फिर भी मैंने आप लोगों को अंग्रेजी में मूवी दिखाई, और मुझे इतना पता है कि आपको 95-99% मूवी समझ में आई होगी, क्योंकि कुछ चीज़ों को समझने के लिए आपको भाषा की आवश्यकता नहीं होती, भावनाओं की आवश्यकता होती है। एक बार जब आप उस जोन में चले गए तो आपको मतलब नहीं कि इंग्लिश में क्या बोल रहा है, आप समझ रहे हैं कि क्या बोल रहा होगा, लोग क्या महसूस कर रहे होंगे, है ना। तो ये भावनाओं का जो बात है उसके लिए कोई भाषा आवश्यक नहीं होती। ठीक है, तो अब कविता शुरू करते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। एक दिन अचानक से हिरोशिमा नगर पे सूरज निकला, लेकिन सूरज आसमान में नहीं निकला। न्यूक्लियर बम कहाँ गिरा था, धरती पे। तो कह रहे हैं क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर, बीचों बीच नगर के चौक पर एक सूरज निकला। सूरज में कितनी टेम्परेचर होता है ना, कितना तापमान होता है, सूरज में जो रिएक्शन होता है उसमें कितना तापमान होता है। तो ऐसा लगा कि सूरज को किसी ने जमी पर उतार दिया है। कोई सूरज के पास जा सकता है क्या? हम कहानियां पढ़ते हैं हमारे रामायण की कि जटायु सूरज के पास जाने की कोशिश किया, जटायु का भाई संपाति, और उसके पंख जल गए। सूरज के पास कोई नहीं जा पाता, इतनी गर्मी है। तो सोचिए सूरज को किसी शहर के बीच में उतार दिया गया, है ना। तो सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी, खूब रोशनी हुई, धूप बरसने लगी, लेकिन अंतरिक्ष से नहीं। कहां से? मिट्टी से, फटी मिट्टी से। और फट रही है धूप, मतलब एकदम विस्फोट हो रहा है धूप का। धूप मतलब रोशनी, प्रकाश, और अग्नि का क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। फटी मिट्टी से विस्फोट हुआ है धूप का। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। तो जब सूरज उगता है तो मानव की क्या बनती है, छायाएं बनती है। लेकिन इस सूरज के उगने से क्या हुआ, छाया बनी लेकिन किसी एक दिशा में नहीं, दिशाहीन। लोग मतलब जब अचानक से जलने लगे, भागने की कोशिश करने लगे, उनको लगा कि आसपास कहीं आगे भाग जाएंगे, लेकिन वो तो
कितने मीलों का रेडियस उसने कवर किया और वो सब जलकर क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो सब ओर पड़ी, एक साथ क्या पड़ी, सूरज की जो किरणें सब ओर पड़ी। नहीं उगा था पूरब में, सूरज पूरब में उगता है ना। ग्लोब से आप लोगों को दिखाया था ना कि पूर्व में जापान पड़ता है, ये वही देश है, पूरब का देश है ना। पूर्व पश्चिम का बताया था पाश्चात्य, तो पूरब में है जापान, वहां सूर्योदय पहले होता है, वो माना जाता है। लेकिन आज उस सूर्योदय वाले देश में पूरब में सूरज नहीं उगा है, आज कहाँ उगा है, धरती में उगा है। और सूरज उगा नहीं है, क्या बरे, बरसा सहसा, जैसे बारिश बरसती है वैसे तापमान, किरणें, धूप, ज्वाला बरसने लगी बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के। और कहते हैं सूरज के घोड़ा होते हैं, 7 घोड़े, है ना। हम लोग का एक उपन्यास भी है धर्मवीर भारती जी का, सूरज का 7वां घोड़ा। लेकिन आज सूरज उस घोड़े पर सवार नहीं है। कौन से घोड़े पर सवार है, काल सूर्य के रथ के। सूर्य का घोड़ा आज काल बना हुआ है, उसका रथ क्या है, काल का रथ चला रहा है, जिधर भी जा रहा है काल ही काल बिछ जा रहा है। पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में, जैसा लग रहा है कि उसके पहियों से टूट कर बिखर गया है दसों दिशाओं में, सभी दिशा में काल ही काल क्या है, बरस रहा है, फैल रहा है। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, और जो सामान्य सूरज उगता है, सुबह उगता है, शाम को अस्त होता है, लेकिन ये सूरज कुछ क्षण में ही उदय हुआ और कुछ क्षण में ही क्या हो गया, अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर केवल एक क्षण के लिए वो सूरज प्रज्वलित हुआ और दृश्य सोख लेने वाला जो भी दिखाई देता सबको सोख लिया, समाहित कर लिया। दोपहरी, ऐसी दोपहर हो गई, दिन में ही दोपहर हो गई और सब कुछ उसने सोख लिया। और फिर आगे कवि प्रश्न करते हैं, फिर क्या हुआ, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए। जब सूरज उगता है, छाया होती है, तो पहले छोटी छाया, फिर धीरे धीरे लंबी होती है, धीरे धीरे फिर छोटी होती है, शाम आते आते छाया विलीन हो जाती है। ये छाया का जो क्रम है, विकास क्रम है ना। लेकिन यहाँ क्या है, इस सूरज से छायाएं नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए। सब मानव भाप बनकर उड़ गए मिनटों में। आपने देखा कैसे कोई चाय पी रहा है, कोई बजा रहा है कुछ, और तुरंत भाप हो गए। इतने टेम्परेचर में कुछ बचेगा, आपका शरीर थोड़े से टेम्परेचर में गल जाता है, जलने लगता है, झुलसने लगता है। तो जब आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब ही फट गया तो कुछ बचेगा, सब कुछ भाप बनकर उड़ गया मिनटों में, सेकंड्स में, है ना। मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। और कल मैंने कहा था कि एक पत्थर भी पूरे संसार का इतिहास बताता है। छायाएं सब भाप हो गई, लेकिन वो छाया लिखी हुई अभी तक, किस पर, पत्थरों पर। मतलब वो जो पत्थर है, वहां की जो मिट्टी है, उसने याद रखा हुआ है उस त्रासदी को। तो वहां की गलियों में, सड़कों में, पत्थरों में, रेत में, मिट्टी में आज वो त्रासदी क्या है, जीवित है। आज भी हिरोशिमा नागासाकी में सामान्य प्रेगनेंसी नहीं होती है, वहां अभी भी बच्चे लूले, लंगड़े, गूंगे, बहरे, विकार के साथ, क्योंकि रेडिएशन, साइंस के विद्यार्थियों को तो आपको पता होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नष्ट नहीं होते, सैकड़ों सैकड़ों साल तक चलते रहते हैं। तो रेडिएशन का प्रभाव बहुत बुरा होता है। आप लोगों ने एक रोबोट 2.0 मूवी देखी होगी, उसमें बताया कैसे मोबाइल के रेडिएशन के प्रभाव से पक्षी मरते जा रहे हैं। तो सोचिए, न्यूक्लियर रेडिएशन पूरे जगह में फैला हुआ है और वो सैकड़ों साल तक रहेगा, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। प्रेग्नेंट वुमेन के संपर्क में आएगा तो उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं हो रही है। जैसे हमारे भोपाल गृह त्रासदी हुआ था, वो भी एक प्रकार का, वो तो खैर दुर्घटना थी, लेकिन ये तो जानबूझकर किया गया कृत्य था, है ना। तो छायाएं तो अभी लिखी है, इतिहास मिटता नहीं, प्रकृति सब साक्ष्य देती है। झुलसे हुए पत्थरों पर, उन पत्थरों को देखोगे जो झुलस गए थे रेडिएशन में, उनको देखकर आपको उस त्रासदी की याद आती है। उजड़ी सड़कों की गज पर, वो सड़कें जो उजड़ गई और कभी नहीं बसी। मानव का रचा हुआ सूरज, मानव का रचा हुआ सूरज, ये सूरज प्राकृतिक सूरज नहीं है, प्रकृति नुकसान नहीं पहुंचाती, याद रखिएगा, है ना। लेकिन इस सूरज को किसने रचा, मानव ने। मानव को भाप बनाकर सूख गया, हमने रचा और ये हमको ही खा गया, भाप बनाकर सूख गया, पी गया, नष्ट कर गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। पत्थर पर ये जो छाया है जली हुई, कोई व्यक्ति चिपक गया होगा पत्थर में, वो छाया उसकी चिपकी हुई है, परछाई है, कुछ भी साक्ष्य है, तो ये जली हुई छाया मानव की साखी है, मानव की साक्षी है। किसकी साक्षी है, इतिहास के सबसे बुरे नरसंहार की कह सकते हैं, या सबसे अपराध जन्य कृत्य की। और सोचिए, इसके लिए किसी को सजा नहीं हुई, लाखों लोग मारे गए लेकिन किसी को सजा
नहीं हुई, केवल इस बहाने कि हमारे देश पर आक्रमण किया था, हमने उसके देश पर आक्रमण किया। भाई आपको 2 साल लगता है, 4 साल लगता है युद्ध जीतने में, लड़ते ना सेनाओं से सीमा पे, निर्दोष नागरिकों को मारने का क्या है ना। तो ये एक घटना है जिसने पूरे मानव इतिहास की दिशा बदल दी। एक स्टेटमेंट आया कि इसके बाद दुनिया कभी वैसी नहीं रहेगी, वो सच है, लेकिन ये इसको मैं कोई उपलब्धि नहीं मानता, है ना। और अंत में वीडियो में कहा गया आज 3000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है और उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक। अभी तो एक शहर को नष्ट किया गया था, अभी पूरा का पूरा राष्ट्र नष्ट करने वाले हथियार आ गए हैं। और अंधा युग में कहते हैं हथियार रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। आपके पास बंदूक है, गुस्सा आया, आपको लड़ाई हुई, अगर बंदूक नहीं है, कुछ भी नहीं है, डंडा नहीं है, आप हाथ पैर से लड़ेंगे, गाली गलौज करेंगे, लेकिन बंदूक है, गुस्सा है, आप बंदूक निकाल कर चला देंगे, चाहे आप हत्यारे हो या ना हो, उस क्षण में आपके पास हथियार है तो आपका मन करेगा चलाने का। तो जब तक ये हथियार है आप दुनिया में ऐसी त्रासदी की और उम्मीद कर सकते हैं। तो ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा कलंक है, जिसपे कवि अज्ञे ने एक कविता लिखी और ये कवि का दायित्व है। और आप साहित्यिक विद्यार्थी तो आपका भी दायित्व है कि ऐसी कविताओं को पढ़े, समझे और ऐसी दुर्घटना ना हो इसके लिए आप प्रयास करें। इसका मतलब ये नहीं कि किसी देश के राष्ट्रपति को कन्विंस करें, लेकिन अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की ऐसी चीजों का आप समर्थन ना करें, है ना। तो ये आपकी कविता हिरोशिमा समाप्त होती है। 10 से 12 जनवरी 1959 के बीच ये कविता लिखी गई थी और ये जो घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी 6 अगस्त 1945, मतलब उसके 13 साल बाद, ये दुर्घटना के 13 साल बाद लगभग उन्होंने ये कविता 13-14 साल बाद ये कविता लिखी। तब वो जख्म कितने ताजे रहे होंगे, आज भी हिरोशिमा नागासाकी में उसका असर दिखता है ना। तो ये कविता है। फिर अगली क्लास में हम लोग आगे की एक आखिरी कविता असाध्य वीणा उसको पढ़ेंगे मंडे से।